चलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मतलब पहले वाले वीडियो में हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम और दूसरा नियम यानी द्वितीय नियम पर चर्चा किए थे। ठीक है, इस वीडियो में न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है, बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, लेकिन ऐसे ओरल ढंग से समझो कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है। पहले से भी आपको जानकारी होगी, प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राइट, अब जैसे सपोज करो कि टेबल पर किताब रखा हुआ है, तो किताब का जो भार होगा वो टेबल पर नीचे की ओर कार्य करेगा, और टेबल का जो सतह होगा, बात समझ गए, उतना ही परिमाण का बल पुस्तक पर यानी किताब पर ऊपर की ओर लगाएगा। तो पुस्तक जो है, किताब जितना भार लगा रहा है टेबल के सतह पर नीचे की ओर, उसको कहते हैं क्रिया। ठीक, और टेबल का सतह जो है जितना बल यानी बल का परिमाण तो उतना ही है, लेकिन ऊपर दिशा विपरीत हो गई, ऊपर की ओर लगा रहा है, तो उसको कहेंगे प्रतिक्रिया बल यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो देखो यहाँ समझा दिया है। देखो एक टेबल है, इस पर है ना पुस्तक कहो यानी किताब कहो रखी हुई है, तो इसका जो भार होगा टेबल पर नीचे कार्य करेगा कितना, mg। और ये जो सतह है टेबल का, है ना, यानी टेबल का भाई, तो ये जो है इस पुस्तक पर कितना अभिलंब बल लगाएगा, n यानी इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। बात समझ गए। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी नहीं कांटेक्ट है। अरे भाई, पुस्तक जो है टेबल के साथ यानी टेबल के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं, संपर्क में है कि नहीं, तो दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा तभी ना संपर्क में है। तो n इज इक्वल टू हम लिखे हैं माइनस। अभी आप कहोगे कि माइनस क्यों लिख दिए, पागल हो गए आप। माइनस इसलिए लिखे हैं कि देखो mg नीचे है और n ऊपर है, इसलिए माइनस साइन एक में लगाना पड़ा है, लेकिन परिमाण क्या है, दोनों का बराबर है। तो ये हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब देखो अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में बहुत सारा अनुप्रयोग है, हम लोग उपयोग में लाते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम को। तो एक उपयोग यहाँ पर हम समझाए हैं। देखो आदमी जब टहलता है, चलता है, तो थोड़ा तेजी में चलता है ऐसे, तो पैर से जो है तिरछे रूप से जो है ना, ग्राउंड को, सतह को, यानी रोड, पथ, रास्ता है ना, जो है उस, है ना, उसको दबाता है। तो जब दबाता है तो देखो पैर से दबा रहा है इस दिशा में, इसको कहेंगे हम क्रिया। इसको क्या कहेंगे, क्रिया। अब ये जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर ना जो है सो रोड है ना, तो ये पृथ्वी की जो सतह है इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ना विपरीत दिशा में लगा देती है, तो उसको हम एन से लिखे हैं। बात समझ गए। अब एन जो है उधर दिशा में तो है नहीं, सीधा खड़ा होने पर में उधर दिशा में होगा, चलते हैं तो थोड़ा तिरछा झुक जाते हैं, तो एन जो है दो दिशाओं में वियोजित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो देखो यह कोण थीटा मान लिए, इस कोण को थीटा मान लिए, तो इस एम का अभिलंब प्रतिक्रिया बल का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा, जो अवयव होगा, जो हिस्सा होगा, जो भाग होगा, है ना, जो टुकड़ा होगा, वो कितना होगा, एन कॉस थीटा, याद रखना। और इस दिशा में जो होगा एन साइन थीटा। अब देखो एन साइन थीटा जो है भार आदमी का नीचे कार्य कर रहा है, बात समझ गया कि नहीं। तो एन साइन थीटा जो है इस भार को संभाले हुए है, ठीक, और एन कॉस थीटा जो है आदमी को आगे चलने में मदद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर सतह पर घर्षण बल पैदा हो जाए, यानी सतह अगर उखड़ा हो तो घर्षण बल अपोज करता है, घर्षण बल क्या करेगा, इसकी गति का अपोज करेगा। तो घर्षण बल अगर इस दिशा में अगर काम करेगा, अपोज करेगा, तो घर्षण बल का मान अगर ज्यादा होगा एन कॉस थीटा से, तो आदमी कोशिश करेगा चलने के लिए, लेकिन चल नहीं पाएगा। अगर घर्षण बल का मान कम होगा, एन कॉस थीटा का मान ज्यादा होगा, तो आदमी आराम से आगे चलेगा। तो कहोगे घर्षण क्या है, घर्षण एक प्रकार का बल है। अब इसे समझो, घर्षण, घ से घर्षण, अब घर्षण को इस समझो, घर्षण यानी धर्षण, ऐसा समझो, ध ध ध यानी पकड़। अगर कोई भाग रहा है, ठीक है, तो पकड़ने के लिए क्या करना होगा, पीछे से कॉलर पकड़ के खींच देंगे। तो घर्षण बल वही काम करता है कि दौड़ने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो घर्षण बल यहाँ पैदा हो गया विपरीत दिशा में उसको रोकने के लिए। बात समझ गए कि नहीं। तो यह बात आपको याद रखना होगा कि अगर ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो घर्षण बल का, अगर घर्षण काम कर रहा है तो घर्षण बल का मान
कम होना चाहिए। दूसरा देखो, घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो देखो घोड़ा जो है, पूरा घोड़ा हम नहीं बनाए हैं भाई, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया घोड़ा है, इसका पैर बना दिए हैं, अब चल रहा है। तो जब चल रहा है तो क्या होगा, अभी दबाएगा ग्राउंड को, तो ग्राउंड को ऐसे तिरछा दबा रहा है, ठीक। और इससे डोरी बंधा हुआ है गाड़ी का, ठीक है। तो चलिए पहले गाड़ी पर समझ लो, ये डोरी है, रस्सी है, तो रस्सी में जो बल उत्पन्न होता है उसको तनाव बल कहते हैं। तो ठीक, ये जो घोड़ा है इस गाड़ी को खींच रहा है, तो कितना बल लगा रहा है, टी, और गाड़ी भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा देगा। तो दोनों टी आपस में बराबर हो गया कि नहीं, तब तक गाड़ी को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ अप्लाई हो रहा है, जितना गाड़ी पर लगा रहा है ना, उतना ही बल विपरीत दिशा में गाड़ी भी लगा रहा है घोड़ा पर। फिर भी अगर गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो घोड़ा है पैर से पृथ्वी की सतह को दबा रहा है तिरछा, तो ये भी है ना, सतह जो इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया पर लगा दे रही है एन। अब एन दो दिशाओं में टूट जाएगा, ये थीटा मान लिए, तो एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा इसके भार को संभालेगा एमजी को, एन कॉस थीटा है ना गाड़ी को खींचने में घोड़ा को मदद करेगा। लेकिन सवाल है कि अगर पृथ्वी की सतह और जो गाड़ी है उसके पहिया के बीच में घर्षण बल अगर काम करेगा, तो फिर इसका क्या करेगा, घर्षण धड़ धड़, यानी घोड़ा के गति का विरोध करेगा वो। अब समझ गए, विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा घर्षण बल। अगर घर्षण बल का मान कम होगा एन कॉस थीटा से, तो घोड़ा जो है गाड़ी को आराम से खींच लेगा। अगर घर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच पाएगा, चाहे जितना भी बल लगा ले, क्योंकि इसका मान ज्यादा है। बात समझ गया, एन कॉस थीटा से। तो इस चीज को समझ गया। अब कुछ मुख्य बिंदु है उसको याद रखिएगा। यदि वस्तु पर नेट बल नहीं कार्य करता हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। कह रहा है, स्टेटमेंट है कि अगर नेट बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। सही बात है, बल लगेगा तभी ना त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण शून्य होगा। तो हाँ, नेक्स्ट है देखो, यदि वस्तु त्वरित नहीं है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं है, वेग में परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यह बात गलत है। अब सपोज करो कि मान लो कि एक वस्तु है, अब इस दिशा में 50 न्यूटन बल लगा रहे हैं, और इस दिशा में भी कोई दूसरा 50 न्यूटन लगा रहा है, तो दो आदमी इस पर बल लगा रहा है कि नहीं, 50 न्यूटन इधर, 50 न्यूटन इधर, तो नेट बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। तो कुल जो बल होगा इस पर शून्य। तो बल तो लग ही रहा है, लेकिन इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, विराम की अवस्था में है, तो यह बात गलत होगा। तीसरा देखो, वस्तु की गति हमेशा परिणामी बल की दिशा में होती है, कह रहा है स्टेटमेंट। तो वस्तु की जो गति है, जैसे वस्तु ऐसे चल रही है, इसकी गति हमेशा परिणामी जो बल है उसी की दिशा में होती है। तो हम क्या लिखें, गलत, क्योंकि देखो जब वृत्तीय गति होती है, समझ लो वृत्तीय गति, यहाँ पर समझ लो वृत्तीय गति भी दो प्रकार की होती है, समरूप एक असमरूप। तो हम एक ही एग्जाम्पल में समझाते हैं। समरूप वृत्तीय गति में वस्तु है जैसे ऐसे चल रही है, तो वेग की दिशा ऐसे है, वेग का मान जो है समान होगा, तो इस पर जो बल कार्य करता है वह केंद्र की ओर कार्य करता है। बल किधर काम करता है, केंद्र की ओर। तो बल कार्य करता है केंद्र की ओर, जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। अब देखो गति तो इस वृत्त पर है कि नहीं, तो गति वृत्त पर है, अब बल केंद्र की ओर है, तो यह कहना गलत होगा। बात समझ गए। चौथा है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तभी होता है जब वस्तु त्वरित नहीं होती है, यह भी बात गलत है। अब क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तभी होता है जब वस्तु त्वरित नहीं होती है। वस्तु त्वरित भी होगी, यानी त्वरित गति में भी होगी, फिर भी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होगा। अब जैसे देखो, सपोज करो कि यहाँ पर पुस्तक रखी हुई है, बात समझ में आ रहा है, पुस्तक रखी हुई है, तो यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया तो आपस में बराबर है। अगर पुस्तक को हम बल लगाकर आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों कांटेक्ट में ही है, दोनों संपर्क में है, तो यहाँ तो क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर है, अब आगे बढ़ भी रहा है। इसका मतलब है कि यह कहना गलत है कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है जब वस्तु त्वरित नहीं होती। अरे त्वरित होती है फिर भी बराबर होता है, क्योंकि दोनों तो संपर्क में रहते हुए आगे बढ़ता है। बात समझ गए। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम है ना दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।